फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारी क्लास 9th की साइंस की बुक है और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5th सेल हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको यहाँ तक स्टडी करा दिया था पिछले वीडियो में। पिछला वीडियो हमारा 4th पार्ट था जिसमें हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था और आज हमको पढ़ना है, यहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे सारी चीजें यहाँ पर जो दी गई हैं इसमें यही बातें बताई गई हैं कि जो सेल होता है उसका वेरियस टाइप ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल से जो बने होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के यानी कि वेरियस टाइप्स के उसमें सेल पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, The cells of a multicellular organism get different to take different form and size, और अलग अलग साइज के होते हैं। स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उनका क्या स्पेशल फंक्शन उनको दिया जा रहा है, सेल को क्या काम दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनका शेप और साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये सब सारी बातें हमने पिछले 2 वीडियो में काफी अच्छी तरीके से की हैं। ठीक है ना, समझा है हमने। अब आगे इसमें मैं आपको बताती हूँ जो चीज इसमें और कुछ दी गई है कि सेल जो होता है वो एक ग्रुप में काम करता है। एक अकेला सेल, वैसे तो एक अकेले सेल जो होता है वो भी एक फैक्ट्री की तरह से है। ठीक है ना, एक अकेले सेल के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मतलब लाइफ के हमारे सारे फंक्शन जो होते हैं वो एक अकेले सेल के अंदर होता है। इस वजह से ही सेल को बोला जाता है कि सेल क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सेल के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर के उसमें फूड प्रिपरेशन से लेकर के सारे फंक्शन उसमें सेल के अंदर ही होते हैं। इसलिए उसको हम बोलते हैं सेल को कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कहलाता है। स्ट्रक्चर क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को बनाने का काम, उसका स्ट्रक्चर बनाने का काम सेल का है, और सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इस वजह से उसको हम फंक्शनल भी यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन सेल जो होता है वो एक यूनिट में काम करता है, मतलब यूनिटी में काम करता है। ठीक है ना, यानी कि एक ग्रुप बनाकर के काम करता है। तो कुछ सेल्स जो कि एक ग्रुप बनाकर के काम करते हैं, और जब ग्रुप इनका बनता है ना, मान लीजिए कि सेल का ये पूरा सेल का सपोज करिए कि यहाँ पर सेल का ये ग्रुप तैयार हो गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल है, तो जरूरी नहीं है कि जो इनका ये ग्रुपिंग है, जो सेल का ये ग्रुप तैयार होता है, ये हम जरूरी नहीं है कि ये सारे के शेप जो होंगे इस ग्रुप में हर सेल एक जैसा होगा, ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि चलो कोई एक काम करते हैं, हमने स्कूल में लिया कि चलो हमको कुछ एक फंक्शन करना है या स्टेज शो करना है, स्टेज पर हमको जो है एक प्ले करना है, एक ड्रामा प्ले करना है, तो उसमें जरूरी तो नहीं है कि सारी की सारी लड़कियां ही रोल करेंगी, है ना। बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे, छोटे बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, सब मिलकर के एक ड्रामा प्ले करते हैं स्कूल के फंक्शन में। ठीक है, तो डिफरेंट सब मिल करके कर क्या रहे हैं, सिर्फ एक ही ड्रामा हो रहा है, लेकिन उसमें पार्ट कौन ले रहा है, छोटे बड़े गर्ल्स बॉयज सब पार्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से सेल भी एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें अलग अलग शेप के सेल हो सकते हैं। उनका शेप, किसी का ऐसा शेप हो सकता है, किसी का ऐसा शेप हो सकता है। ठीक है ना, तो अलग अलग शेप की, कोई ऐसे शेप के हो सकते हैं। जितने शेप हमने देखा, तो अलग अलग शेप के सेल आपस में मिल करके और एक ग्रुप बनाएंगे, लेकिन इन सभी सेल का जो इनका ओरिजिनेशन होगा, जैसे इनका बने, कैसे ये बने हैं ना, ओरिजिनेशन सबका सेम होना चाहिए, फंक्शन सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका सेम भी हो सकता है, सबके सब एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये है टिश्यू। तो इस प्रकार से सेल जो है पूरा ग्रुप बना करके यानी कि टिश्यू बना करके सेल काम करता है। ठीक है ना, अब एक काम को अंजाम देना है तो बहुत सारे सेल मिल करके उस काम को अंजाम देंगे, और बहुत सारे सेल को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। उसी तरीके से जब एक टिश्यू तैयार होने लगता है, एक टिश्यू मान लो तैयार है, इसी तरीके से बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये हमारा कहलाएंगे कि ये एक टिश्यू है, ये हमारा दूसरा टिश्यू हो जाएगा, ये हमारा तीसरा ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है ना, एक ये ऑर्गन बना देते हैं, और पूरा जो है बहुत सारे जब ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम बात करेंगे, हमने ले लिया एलिमेंट्री कैनॉल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनॉल में क्या होता है बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पाचन होता है। ठीक है ना, अब पूरा वो एलिमेंट्री कैनॉल, पूरा वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनॉल में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो वो सिस्टम किससे बना होगा, जो पूरा वो ऑर्गनल सिस्टम वो तैयार हो गया है। ठीक है,
तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के वो बना होगा। अब एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन कौन कौन से हैं, जितने उसके पार्ट हैं वो सब उसके ऑर्गन कहलाएंगे। जैसे माउथ हो गया, ठीक है, ऑसोफेगस हो गया, फेरिंग्स हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, सब ऑर्गन है और सब मिलकर के ऑर्गन सिस्टम तैयार किए हुए हैं, सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। अब एक एक अगर ऑर्गन की हम बात करें, सिर्फ एक ऑर्गन की बात करें, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, वो एक ऑर्गन है। उस एक ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यू होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे टिश्यू होंगे, ठीक है। और टिश्यू में एक एक टिश्यू में बहुत सारे क्या होंगे, सेल होंगे, और सारे सेल भी अपना काम करेंगे, फिर टिश्यू भी अपना काम करेगा, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू है ना, ग्रुप ऑफ सेल यानी कि टिश्यू भी अपना काम करता है। उसके बाद ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन भी काम करेगा, ऑर्गन यानी कि हमारा स्टमक भी काम करेगा, ठीक है। तो सिर्फ स्टमक के काम करने से तो होगा नहीं, तो उसके बाद स्टमक के साथ इंटेस्टाइन काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका ऑसोफेगस होगा, ऑसोफेरिंग्स होगा, माउथ होगा, सब मिलकर के काम करेंगे। इन सब को सारे के फंक्शन को हमने देखा तो हम कहेंगे कि ये पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया। तो एक एक सेल से मिलकर के टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गनल्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है और पूरा वो सिस्टम काम करता है। यही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि अलग अलग शेप के सेल होते हैं, क्या काम होता है उसके हिसाब से इनकी सेल जो होते हैं उनकी साइज और शेप डिटरमाइन किया जाता है, और ये एक ग्रुप में होकर के और अपने फंक्शन को अंजाम देते हैं। और हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि आप अभी मैंने एलिमेंट्री कैनाल बताया, उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम ले लें तो वो भी क्या है, वो भी हमारा एक पूरा सिस्टम तैयार है ना, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी चीजें पार्ट लेती हैं, जैसे सबसे पहले हमारा नोज हो गया, नोज के बाद हमारा फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद हो गया लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब मिल करके एक सिस्टम पूरा बनाते हैं। तो अगर हम इनके सबसे छोटे यूनिट की बात करेंगे तो वो सेल होगा, सेल मिलकर के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, है ना। अब ऑर्गन का एग्जांपल कहा जाएगा तो लंग्स एक ऑर्गन है, ट्रैकिया एक ऑर्गन है, नोज एक ऑर्गन है, ठीक है। और इन सबको एक साथ हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो छोटे छोटे सेल से, अगर ये ऑर्गन सिस्टम में हम करते जाएंगे, पीछे की तरफ चलेंगे तो लास्ट में जाते थे वो क्या मिलेगा, वहां पर सेल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जिसके द्वारा हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन रेगुलेट होता है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, वो सारी चीजें इनसे ही मिलकर के ऐसे ही काम करती हैं, सब ऐसे ही ग्रुपिंग बना करके काम करते हैं। यही सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, देखिए अब हम आते हैं सेल के स्ट्रक्चर पर। अब यहां से आपने देखना शुरू किया कि एक्चुअल में सेल होता कैसे है। सबसे पहले तो बच्चों हम सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अभी आप जो स्टडी करने जा रहे हैं अपने माइंड में एकदम अच्छी तरीके से सेटअप करिएगा कि आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड सेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम पूरी तरीके से तैयार। जो आपकी बॉडी में अभी जो सेल होगा या जो प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं वो जिन सेल से मिलकर बने हुए हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अर्थ पर जो है वो उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स में जो यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, ठीक है ना, हम सभी में जो यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा तो वो ये है, ठीक है, ये एनिमल सेल दिखाया गया है। हम लोग जिस सेल से बनेंगे वो हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल है और एनिमल सेल है, तो ये एनिमल यूकैरियोटिक सेल हम लोगों में है। और प्लांट्स में आपको जो सेल दिखाई देगा तो वो प्लांट सेल कहलाएगा, और यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा तो ये प्लांट यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि अभी का सेल है, वेल डेवलप्ड सेल है, जिसमें कि सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। अब जो शेप यहाँ पर बताया गया है आपको, ये एक जनरल सा शेप ले लिया गया है बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसी शेप का ही होता है। हमारा प्लांट्स में सारे सेल ऐसे ही होंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सारे का शेप एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ अंदर की चीजें सब में सेम होंगी, ठीक है। तो इनका शेप, आउटर जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट हो सकता है, ऐसा आप माइंड में रखिएगा। और यहाँ पे एक जनरल सा शेप आपको लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सेल के बारे में अच्छी तरीके से बता देती हूँ। जो बुक में आपके यहाँ पर सेल दिखाया गया है वो भी ठीक है ना, लेकिन मैंने एक सेल बनाया हुआ है। एक्चुअल में जब मैंने अपने स्कूल के क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाया था तो ये मेरे बेटे की कॉपी में ये सेल बना हुआ था। मैंने
उसने बनाया था। तो वो चीज़ें ये मैं आपको यहाँ से पहले एक बार सेल समझा देती हूँ, उसके बाद फिर आपकी बुक पर भी आएंगे। देखिए बच्चों, ये हमने ले लिया एक प्लांट सेल, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। ये हमने ले लिया एक प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल हमने लिया है बच्चों, ठीक है। इसका शेप, अब आप में देखिए प्लांट सेल का शेप कैसा दिया था, रेक्टेंगुलर दिया था। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, मैंने यहाँ पे हेक्सागोनल शेप ले लिया है। प्लांट्स में अलग अलग शेप होते हैं ना, तो शेप मैंने हेक्सागोनल लिया है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ये हमने प्लांट सेल हमारा हेक्सागोनल शेप का है, ठीक है ना, यानी कि 6 इसमें ये हमको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, 6 इसके आर्म है, इस वजह से इसको हेक्सा मीन्स होता है 6, है ना, तो 6 इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। उसके बाद इसमें 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। देखिए, एक ये ग्रीन से दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट बगल में आपको रेड से दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर ब्लैक से दिखाई दे रहा है। तो इसमें 3 आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। पहला आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद बीच वाले को मिडिल मेम्ब्रेन कहेंगे, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। पहला क्या होगा बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन, फिर बीच वाले को क्या कहेंगे, मिडिल मेम्ब्रेन, बीच में है ना इसलिए मिडिल मेम्ब्रेन, फिर अंदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 ये मेम्ब्रेन दिए गए हैं, और तीनों मेम्ब्रेन के बीच बीच में, ये जो तीनों मेम्ब्रेन हैं इनके बीच बीच में एक तरीके का मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। प्लांट सेल पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। पौधों के सेल को देख लें, फिर अपने सेल को देखेंगे। तो पौधे जिन सेल से बने होते हैं उनका ये स्ट्रक्चर है। इनके बीच बीच में क्या भरा होता है बच्चों, इनके बीच में एक मटेरियल भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। अब 3 लेयर हमने ले लिया और उसके अंदर सेलुलोज भर दिया, ठीक है। तो ये क्या तैयार हो गया, इस पूरा जो ग्रुपिंग तैयार हुआ ये, इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होता है ये काफी रिजिड होता है, मतलब कड़ा होता है ये, और प्लांट्स को एक शेप देता है कि तुम इसी शेप में रहोगे, इसका शेप चेंज नहीं होगा, पूरा प्रोटेक्ट करता है ये पूरा जो इनका आउटर लेयरिंग है ना, एक बाउंड्री तैयार हो गई। अब एक बात और बच्चों, बच्चे सोचते हैं कि सेल ऐसा ही है, ये खुला है, खुला नहीं है बच्चों, ये पूरा पैकअप है ना, मतलब पूरा शेप में पूरा कवर है। हमने तो उस सेल को काटा है, यूं करके उसको हमने कट लगाया है, ठीक है ना। सेल को, आपको सेल का अंदर का चीज दिखाई कैसे देगा, सेल तो चारों तरफ से एकदम पैकअप है, ठीक है। शेप ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही है, लेकिन ये पूरा ऐसे पैकअप है। आपको अंदर की चीजें ऐसे ऐसे तो खुला हुआ सेल थोड़ी है, नहीं तो सारी चीजें तो निकल जाएंगी ना, ये पूरा पैकअप है। और देखिए सेल को यूं कट किया गया है, ऐसे काट करके हम सेल को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको तब आपको अंदर की चीजें इसमें से दिखाई दे रही हैं। अब ये आउटर मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन में कुछ बातें और देखेंगे, जैसे देखिए इस आउटर मेम्ब्रेन में जो अंदर वाला यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है जो कि ब्लैक से बना हुआ है। 3 मेम्ब्रेन हमने देखा, सेल वॉल हमने देख लिया। उस सेल वॉल में जो सबसे अंदर वाला मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर इसको मैं खास क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेम्ब्रेन है जो कि प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, तो आप बोलेंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका जो तीसरा वाला अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है ये प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और ये हमारा पूरा क्या हो गया, सेल वॉल। ये पूरा सर्कल करके हमने बता दिया कि ये सेल वॉल है, और ये हमारा अंदर वाला जो मेम्ब्रेन हो गया ये क्या हो गया बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, एक और बातें जान जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल से जो होता है बच्चों कनेक्ट होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये चीजें यहाँ पे छोड़ दिया गया है ना, अधूरा छोड़ दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं इसको अधूरा छोड़ दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहीं से दूसरी सेल भी ऐसे 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 करके जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ से भी तो तीसरी सेल जुड़ी हुई है, यहाँ से चौथी सेल जुड़ी है, सारे सेल एक दूसरे से अगल बगल अगर देखा जाए तो देखिए सेल जो है ना सब ऐसे 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 सब एक दूसरे से इस तरीके से अटैच होते हैं, ठीक है। सेल देखिए शेप इनका कुछ इस तरीके से, सभी सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे अटैच है। तो अटैचमेंट दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ये चीजें छोड़ दी गई हैं कि उनमें से हमने एक ले लिया है, ठीक है ना। तो ये काटेंगे तो आर्म तो दिखेगा ही, इस तरीके से है ये। अब एक सेल का दूसरे सेल के साथ एक्सचेंज चलता है ना, मतलब इसके घर में कुछ कम हो गया, नमक नहीं है तो नमक ये बगल से मांग लेगा, इसके पास मान लो मसाला नहीं है इसने इससे मांग लिया। तो पड़ोसी हैं ये, तो एक दूसरे से चीजें जो इनके पास नहीं होती है वो एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कहाँ से करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर इनके दोनों के बीच में एक्सचेंज तो हालांकि प्लाज्मा ये मेम्ब्रेन से भी होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इनके बीच में एक यहाँ पे एकदम पतली पतली बहुत ही पतली सी यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसमें से इसका प्रोटोप्लाज्म एक पतली लाइनिंग की तरह से होते हुए बहते हुए दूसरे वाले में से कनेक्ट होता है। इसका प्रोटोप्लाज्म इसके प्रोटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है, एकदम एक पतली सी एकदम कहेंगे लाइन है ना,
लाइन से होते हुए यहाँ से यहाँ जाता है। इस छोटी छोटी ये जो ओपनिंग होती है ना, जिसमें से ये पतली लाइन के रूप में जाता है, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। हालांकि जरूरत नहीं है 9th क्लास में इसको जानने की, इस वजह से मैंने इसमें लिखा भी नहीं है और आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है ना बच्चों। ये होता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। हालांकि बस मैंने ये बना करके यहाँ पे बनाया है तो आपके माइंड में आएगा कि ये क्या चीज़ है ना, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। अंदर आते हैं सेल के। जब हम सेल के अंदर आएंगे बच्चों, तो इस सेल के अंदर एक तरीके का क्या होता है, लिक्विड इसके अंदर पाया जाता है। पूरे सेल में एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जेली लाइक एक सब्सटेंस है, मतलब पूरा लिक्विड भी नहीं कहेंगे, सेमी सॉलिड है ना, मतलब कुछ हल्का सा सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, जेली की तरह से ऐसे है, वो पूरा अंदर लिक्विड वो भरा हुआ है। इसको हम नाम देंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे बच्चों, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर नाम, ये साइटोप्लाज्म आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये पूरा लिक्विड जो होता है। अब ये खाली जो पूरा लिक्विड है, अब आप इसके यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, हमने यहाँ पर बनाया एक न्यूक्लियस। ये चीज जो है ना बच्चों, ये न्यूक्लियस है। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में, सबके बारे में आप अलग अलग से पढ़ेंगे। पुरकिंजे ने बताया था, आपने अगर स्टडी किया होगा, कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये एक अगर प्रोटोप्लाज्म है सेल के अंदर, तभी सेल के अंदर सारे फंक्शन जो होंगे वो प्रॉपर तरीके से चलेंगे। सेल को हम लिविंग सेल कह सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, इसमें प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म जिंदा, प्रोटोप्लाज्म में ही ये सारी चीजें इसके अंदर ही रहती हैं, और प्रोटोप्लाज्म जिंदा है तो समझ लीजिए सेल भी जिंदा है, ठीक है। अब जब प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर पूरा है, और ये सारी चीजें सबको आप देखो मत, है ना, आप अपने आंख के सामने जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही रखो, कि सपोज करो पूरे के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब उसके बाद हमने इसमें एक ले लिया यहाँ पर न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस लेते हैं तो कुछ लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, इसी प्रोटोप्लाज्म से कुछ लिक्विड कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, जेली लाइक सब्सटेंस जाएगा। तो जो प्रोटोप्लाज्म को, पूरा प्रोटोप्लाज्म जो होता है तब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो फ्लूइड जो है वो इसके अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर रहेगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ज्यादातर आप प्रोटोप्लाज्म नाम कम सुनेंगे, आप ज्यादातर साइटोप्लाज्म नाम सुनते हैं, कि न्यूक्लियस के बाहर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है तो प्रोटोप्लाज्म ही है ना। प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 भाग में इसको हमने बांट दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के बाहर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। ये हो गया हमारे यहाँ पर सेंटर में जो हमने ये बना रखा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। सेप देखिए जैसे मैंने बनाया है ना, आपके एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बुक जैसा तो हम नहीं बना सकते ना, उसी चीज को इस तरीके से हमने शो किया है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम होता है पूरे इसका, ये जो पूरा फैक्ट्री है, ये सेल के अंदर ये पूरा फैक्ट्री है, इसको, इस पूरी फैक्ट्री में हर एक वर्कर, हर एक मशीन का काम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, या कितना प्रोडक्शन करना है, क्या चीज कितना बनाना है, कितनी संख्या में होना चाहिए, हर एक चीज मैनेज करने का काम ये होता है न्यूक्लियस का। यानी कि न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, ये सेल का मैनेजर होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। ये देखिए ये न्यूक्लियोलस है, डिटेल में हम एक एक निकाल करके बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। ओके, इसमें के अंदर क्रोमोसोम थ्रेड्स वगैरह भी पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियस का जो ये वॉल है, न्यूक्लियस में हमको 2 लेयर दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस के में भी ये 2 लेयर से ये बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको 2 लेयर। इसके जो आउटर लेयर है, उस आउटर मेम्ब्रेन से यहाँ पर इस तरीके का जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ भी आपको न्यूक्लियस से चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इस तरीके से साइटोप्लाज्म में बहते हुए यहाँ पर भी इधर उधर हो सकते हैं, दिखाई नहीं गया है यहाँ पर, यहाँ और यहाँ आपको दिखाया गया है। अब ये भी आपको दिख रहा है ना कि 2 तरीके का है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा है जो कि बिल्कुल इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं है, और जो दूसरा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोसोम बोलते हैं। और इसके ऊपर वो ब्लैक ब्लैक वाला चीजें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे राइबोसोम क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा, चिपके रहेंगे उसके ऊपर राइबोसोम, तो जब आप उसको छुओगे ना तो आपको बिल्कुल रफली दिखाई देगा, रफ लगेगा, ऐसे टच करने पर रफ हमको दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम है नहीं, तो इसको हम टच करेंगे तो ये हमको बिल्कुल स्मूथ दिखाई देगा, तो इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम होता है इसका,
चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बता देती हूँ और थोड़ा बहुत बस काम बता देती हूँ, बाकी हम लोग इनको सेपरेट ढंग से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये क्या करते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं ना, प्रोटीन लिपिड ये बनाते हैं और बना करके स्टोर भी करते हैं, है ना। कुछ चीजें बनाते हैं ये लिपिड वगैरह और बना करके स्टोर करने का काम इनका होता है। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी फैक्ट्री में जब हम देखेंगे, घूम घूम करके जब हम विजिट कर रहे हैं, अंदर आते ही हमको मिल गया प्रोटोप्लाज्म मिल गया, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर चलते गए हम, हमारे मुलाकात हुई न्यूक्लियस से, फिर हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और आगे बढ़ेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का शेप दिखाई दिया। तो हमने पूछा कि तुम कौन हो भाई, है ना। तो क्या पता पड़ा कि ये कौन है, इनका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, और इनका काम ऐसा होता है कि इनको एक दूसरा निक नेम भी दिया गया है, इनका नाम है ट्रैफिक पुलिस। ओके, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये है और इनको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे हम देखेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका इंट्रोडक्शन जब होगा। ठीक है, और आगे जब हमने पढ़ा है ना, हम अंदर गए हैं घूमने के लिए, घूमते घूमते जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, अरे वाह, ये ग्रीन ग्रीन कलर का ये क्या चीज है, तो हमको दिखाई दिया, ओहो ये तो क्लोरोप्लास्ट है। क्या है बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट है। ओके, और क्लोरोप्लास्ट का इसको जो है ना, इसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, कि पूरे सेल का ये क्या है, किचन है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो खाना बनता है। प्लांट्स जो है जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड मटेरियल जब प्लांट्स खुद बनाते हैं, तो वो फूड मटेरियल्स इसी के अंदर तो बनता है। इस वजह से इसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। सबका एक निकनेम दिया गया है। ये मैनेजर साहब हो गए, ठीक है, ये हो गया ट्रैफिक पुलिस, ये हो गया किचन ऑफ द सेल। ओके बच्चों, आगे बढ़े हम, फिर हमने घूमना शुरू किया, घूमते 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 हम पहुंचते हैं इनके पास। ये जो रेड रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, जब हम यहाँ पहुंचे तो हमको क्या पता पड़ा कि ये क्या चीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पूछा गया तुम क्या करते हो, इसने बोला कि हम जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी बनाते भी हैं और सप्लाई करते हैं सबको, क्योंकि सबको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम ही बनाते हैं। तो इनको भी एक निकनेम दे दिया गया कि तुम पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाओगे, कि तुम सेल के क्या हो क्या हो, पावर हाउस हो। तो ये हो गए हमारे पावर हाउस। ये किचन ऑफ द सेल हो गए क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या हो गया, पावर हाउस हो गया, ये न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, ये मैनेजर हो गया, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, जो राइबोसोम इसके ऊपर ऊपर थे, वो कुछ राइबोसोम हमको ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बिखरे हुए भी हमको दिखाई दे रहे हैं कि राइबोसोम इधर उधर भी घूम रहे हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ देख रहे हैं 2, क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं 2 ही नहीं होते बच्चों, हम तो इसमें से बना रहे हैं, क्योंकि जितने होते हैं, जैसे हम अगर बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये 40 से लेकर 60 तक है ना, 40 to 60 होते हैं सेल में। लेकिन हमको तो सिर्फ बताना है ना कि ये चीजें सेल में होती है, कितनी होती है वो हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, केवल हम बता रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमने 2 बना करके दिखा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमने 2 बना करके दिखा दिया। ओके, अब देखिए इसी में हमको ये खाली खाली से स्पेस दिखाई दे रहा है। ये जो खाली स्पेस होता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। बड़े बड़े जो ये खाली खाली सी जगह दिखाई दे रही है, ये पूरा खाली है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल को आप एक तरीके से गुल्लक बोल सकते हैं, कि जो भी चीज इसमें एक्स्ट्रा वाटर जो होगा ना, वो सारी चीजें कहाँ हो जाएंगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, है ना। एक्स्ट्रा वाटर स्टोर होगा, और छोटे छोटे जब ये रहते हैं तो उनके अंदर फूड स्टोर होता है। जब ये अपने अंदर पानी रखते हैं तो इसको वाटर वैक्यूल कहते हैं। जब ये छोटे छोटे से रहते हैं और अपने अंदर फूड इकट्ठा करते हैं तो इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर वैक्यूल, यहाँ पर हो गया। ये वाटर वैक्यूल इतना ज्यादा स्पेस ले लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो चिपक करके, मतलब थोड़ा सा खिसक करके, और यहाँ पे है ना प्लांट सेल के किनारे पे आ जाता है। तो हमको ये न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा साइड में दिखाई देगा प्लांट सेल में। एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में दिखाई देता है, बीचों बीच, क्योंकि ये नहीं रहते हैं। इनकी आ जाने की वजह से प्लांट सेल में ये किनारे हो जाता है। तो बच्चों, आज जब हम सेल के अंदर हम गए तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, इन चीजों को एक बार वापस आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने सेल का शेप देखा कि अच्छा, सेल का शेप क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। फिर हमने इस सेल के अंदर जब हम आते गए तो हमने देखा कि हमको 3 गेट से होकर के निकलना पड़ा। पहले गेट को आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे को इनर मिडिल मेम्ब्रेन, तीसरे को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। पूछा गया कि इनर मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो एक्स्ट्रा पता चला हमको कि इनर मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तीनों मेम्ब्रेन के बीच में हमको और भी कुछ चीजें दिखाई दी, और इन सब को मिलाकर, तीनों मेम्ब्रेन और वो जो चीजें इसके अंदर भरी हुई है यानी कि सेलुलोज, उन सब को मिलाकर के हमने इसको नाम क्या दे दिया, सेल वॉल। तो सबसे पहले आउटर जब हम सेल के अंदर गए तो हमको सबसे पहले सेल वॉल दिखाई दिया। सेल वॉल के अंदर हम आए तो हमको एक जेली लाइक सब्सटेंस है ना, लिक्विड सब्सटेंस दिखाई दिया पूरा अंदर चिपचिपा सा। उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया।
ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर जो प्रोटोप्लाज्म है वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में जब हम घूमना शुरू किए तो हमको बहुत सारी चीजें दिखाई दी। पहले हालांकि हम कहाँ गए, पहले न्यूक्लियस अंदर गए, यहाँ पर मैनेजर साहब से मिले। मैनेजर साहब कौन है, न्यूक्लियस, जो कि सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मैनेजर साहब को देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर आउटर में इनके बाहरी वॉल से कुछ ये दो स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। इसको नाम दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको नाम दिया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको नाम दिया मैनेजर साहब को न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके पास में ही कुछ हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया, इसको हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स या ट्रैफिक पुलिस कहा। इसके पास में हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको हमने कहा क्लोरोप्लास्ट यानी कि किचन ऑफ द सेल। फिर हम घूमते घूमते यहाँ पहुंचे, यहाँ हमको जो ये रेड स्ट्रक्चर दिखाई दिया इसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया कहा और पावर हाउस ऑफ द सेल कहा कि सेल का पावर हाउस है। फिर कुछ हमको राइबोसोम यहाँ पर दिखाई दिए, ठीक है, खाली जगह हमको दिखाई दिया, इसको हमने नाम दिया वैक्यूल। तो बच्चों ये हमारी जनरल चीजें हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं, है ना। हमने एक प्लांट सेल को यहाँ पर विजिट किया है। अब सेम यही चीज प्लांट सेल आपको अपनी बुक में दिखाई देगा। ये देखिए बच्चों आपकी बुक में है ना, ये बाहर सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट सेल वॉल की बात कर रहा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कह रहा है कि इनर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। देखिए इतना बड़ा वैक्यूल है कि ये साइड में हो गया है हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दिखाई दे रहा है, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बनाया गया है, ये प्लास्टिड या इसी को आप क्लोरोप्लास्ट कहो, ठीक है ना, प्लास्टिड कहो या फिर इसको क्लोरोप्लास्ट कहो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ भी दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियस से तो लगे हुए रहते ही हैं, इधर उधर भी बिखरे हुए हमको मिल जाएंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इधर से ले लिया इसने, तो ये इतनी चीजें यहाँ पर इसमें दिखाई गई हैं। और ये हमारा जो बड़ा है ये क्या है, वैक्यूल, यहाँ पे नाम छोड़ दिया है, इसका लिखा हुआ नहीं है, तो ये वैक्यूल हो गया। तो हमने एक ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। अब कल हम देखेंगे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। एक बार बच्चों पूरा स्ट्रक्चर देखिए, ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये बच्चों ये हमारा हो गया प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ओके। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में पढ़ लिया। कल हम देखेंगे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। ये कल जब हमारा ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हो जाएगा तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। इनको देखने के बाद सीधे यहीं पर हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। और इस शेप देखते हुए जब आप डिफरेंस देखेंगे ना तो फिर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे बच्चों, बार बार ये सेल बना करके प्रैक्टिस करिए। आपको ये सेल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो कि सेल फटाफट बन जाए। सेल बनाने से केवल नहीं होता कि आपने केवल ड्रॉ कर दिया है। अगर आपने एग्जाम में केवल सेल को ड्रॉ कर दिया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉपर्ली बनाने के बाद अगर आपकी ड्राइंग खराब भी है तो कोई बात नहीं, हमको सिर्फ ये चीजें दिखानी है कि ये चीजें सेल में होती हैं, ठीक है। ये बनाने के बाद ये नेमिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आपको देता है कि लेबल डायग्राम बनाइए, ठीक है ना, ड्रॉ प्लांट सेल लेबल है, ड्रॉ और लेबल प्लांट सेल है ना। तो प्लांट सेल का हमको स्ट्रक्चर बनाना है, लेबल का मतलब पूरा नाम लिखने के साथ साथ, है ना, लेबलिंग करने के साथ हमको ये डायग्राम बनाना होता है और नाम हम सारे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब यही सेल मैं आपको अपनी बुक में दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों प्लांट सेल एक कैसा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया ना कि वहां पे काट करके दिखाया गया है। देखिए ये कितना है ना, ये इसका जो है 3D स्ट्रक्चर इस बुक में दिया गया है। देखिए पूरा ये कवर है ना, चारों तरफ से कवर रहेगा, हमको पूरा पैकअप रहेगा। जो आपको यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है वो तो काट के दिखाई दे रहा है। देखिए कितना बड़ा सा ये वैक्यूल कैसा दिखाई दे रहा है, फुला फुला सा। ये देखिए ये क्या है हमारा, वही क्लोरोप्लास्ट। देखिए इसकी वजह से देखिए साइड में यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें कैसी दिखाई दे रही है, ये 3D स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है प्लांट सेल को, ठीक है। और ये पूरा पैकअप है, पूरा सेल यूं पैकअप है, काट करके अंदर की चीजें हमको दिखाई जाती हैं, ठीक है। एक और मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखिए बच्चों है ना, सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर ये इस तरीके से बनाया गया है। अब ये पूरा ये सेल है, न्यूक्लियस एंड देखिए ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें सारी चीजें वही है ना। एक दो चीजें कुछ एक्स्ट्रा इसमें नाम होगा क्योंकि ये बड़ी क्लासेस की बुक है, तो थोड़े बहुत कुछ नाम इसमें अलग दिए होंगे। बाकी देखिए यहाँ पर ये प्लाज्मोडेस्माटा जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे ये दिया गया है प्लाज्मोडेस्माटा,
ठीक है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर दिया गया, ये हमारा एक जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया ये सेल का, है ना। तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है आपके 9th में, वही आपको स्ट्रक्चर ये बनाना है, ड्रॉ करना है, जो कि यहाँ इस कॉपी में आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और इसी को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो ओके बच्चों, तो आज हमने प्लांट सेल का स्टडी कर लिया, कल हम देखेंगे एनिमल सेल और दोनों के डिफरेंसेस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।